लास्ट क्लास में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ा था और एक एक यूनिट सेल के बारे में डिटेल हमने क्लियर किया था। उस यूनिट सेल में हमने सिंपल यूनिट सेल, बीसीसी, एफसीसी और एंड सेंटर्ड ईसीसी के बारे में कोऑर्डिनेशन नंबर, पैकिंग एफिशिएंसी तक हम लोग कर चुके थे। कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ा था, पैकिंग एफिशिएंसी हमने किया था और बाकी के जो छोटे मोटे और टॉपिक थे जैसे कि जेड, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल, वो कितना होता है, वो सब हमने वहां पर क्लियर किए थे। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम के बारे में। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम का मतलब क्या है? देखो, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि यूनिट सेल से पहले जब हम पढ़ रहे थे तो यूनिट सेल को किस तरीके से हम कैरेक्टराइज कर सकते हैं। यूनिट सेल को हम उसकी लेंथ, लेंथ मतलब लेंथ, विड्थ एंड हाइट मतलब एबीसी एंड अल्फा, बीटा एंड गामा, जो कि इसके एक्सिस के बीच का एंगल है, इनके बेस पर हम अलग अलग टाइप की यूनिट सेल बना सकते हैं। जैसे अगर हम a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीनों लेंथ हम सेम रखें, मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट सब सेम है, और उनके एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो एंगल भी क्या है हमारे पास, 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो इन कंडीशन को रखते हुए हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनती है वो एक क्यूबिक स्ट्रक्चर बनती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सा क्रिस्टल सिस्टम हो जाएगा, ये हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम हो जाएगा। और इस क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के अंदर प्रिमिटिव मतलब सिंपल, बीसीसी और एफसीसी, तीनों टाइप की यूनिट सेल यहाँ पर एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास लेटिस हो जाते हैं जिसे हम ब्रेवियस लेटिस बोलते हैं। तो ये हमारे पास ए बी सी एंड अल्फा, बीटा और गामा, इनको अलग अलग हम चेंज करके अलग अलग क्रिस्टल सिस्टम बना सकते हैं। एग्जांपल्स हमको दिए हुए हैं जो हमें डायरेक्टली याद रखने हैं और इसे हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं आगे। NaCl, जिंक ब्लेंड, Cu, इन सब की स्ट्रक्चर आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने यहाँ पर कंडीशन चेंज किया। एंगल तो हमने सेम रखा, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री एंड ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, मतलब यहाँ पर लेंथ और विड्थ तो सेम है लेकिन हाइट उसकी चेंज हो जाएगी। तो ये क्यूब से हमारे पास क्या बन जाएगा, ये क्यूब से हमारे पास टेट्रागोनल यूनिट सेल बन जाएगी। इसके अंदर ओनली प्रिमिटिव एंड बीसीसी टाइप की यूनिट सेल ही आ सकती है। इस तरीके से हम ए बी सी और अल्फा बीटा गामा में थोड़ा थोड़ा चेंज करके हम टोटल 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम यहां से बना सकते हैं। उनके नाम है क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइगोनल, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। ये 7 टाइप के हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम हो सकते हैं। ये क्रिस्टल सिस्टम और इनकी ये कंडीशंस, एबीसी के बीच का रिलेशन है, अल्फा बीटा गामा के बीच का रिलेशन, ये हर क्रिस्टल सिस्टम के लिए याद करना है। ठीक है, तो यहां से ये तुम्हें डायरेक्टली लिख लेना है और याद कर लेना है। जेई और नीट के लिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन हम यहाँ पर 1% चांस भी लेके चल रहे हैं कि अगर 1% चांस इस क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आने का है तो भी हम उसे कर सकें। तो ये टेबल हमें डायरेक्टली लर्न कर लेनी है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स नहीं बनते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारे पास मेन टॉपिक है वो मेन टॉपिक है हमारे पास अब डेंसिटी, जहां से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डेंसिटी। फॉर्मूला ड्राइव करना है सबसे पहले हमें डेंसिटी का। तो डेंसिटी को हम यहां पर डिनोट करेंगे रो से। हम जानते हैं डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब यहां पर हम डेंसिटी, किसकी डेंसिटी की बात कर रहे हैं, यूनिट सेल की डेंसिटी की। तो यहां पर हम लिख सकते हैं मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, अब यूनिट सेल का जो मास है वो किसकी वजह से है, क्यूब के अंदर तो कोई मास होता नहीं है क्योंकि एक्चुअल में क्यूब खुद एटम के सेंटर से मिलकर बना है। तो उस यूनिट सेल के अंदर जो भी मास है वो सिर्फ उन एटम का मास है, और हर यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग होते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन एटम। तो ये टोटल मास हो जाएगा। ठीक है, एक एटम का मास मल्टीप्लाई बाय उस यूनिट सेल के अंदर जितने भी एटम है, तो वो टोटल मास हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं इसे। ठीक है, आगे हमारे पास अभी काम आने वाला है। अब हम बात करते हैं कि मास ऑफ वन एटम किस तरीके से निकालेंगे।
मास ऑफ वन एटम। देखो इसे मैं थोड़ा सा साइड में समझा देता हूँ, लिखने का इतना जरूरी नहीं है। मास ऑफ वन एटम हम किस तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे अगर हम बात करें वन मोल की, तो वन मोल का मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर के बराबर, एवोगाड्रो नंबर के बराबर नंबर ऑफ एटम्स, मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 Na से डिनोट कर सकते हैं इसे। ठीक है, वन मोल का मतलब हमें पता है, और वन मोल का मतलब मोलर मास भी होता है। मतलब अगर किसी भी एटम, जैसे अगर हम O2 की बात करें तो O2 के 16 ग्राम, मतलब उसके मोलर मास में कितने मोल होंगे, वन मोल होगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि Na एटम का मास उसके मोलर मास के बराबर है। तो एक एटम का मास किसके इक्वल होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय Na के इक्वल होगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा चीज है जो मोल कंसेप्ट में पढ़ाया जाता है। एक एटम का मास हमेशा किसके बराबर होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय Na के इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां से मैं हटा देता हूं और ऊपर लिख देता हूं मोलर मास डिवाइडेड बाय Na। मास ऑफ वन एटम, मोलर मास को डिनोट कर रहे हैं हम लोग mm से, डिवाइडेड बाय Na यहां पर एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, चलते हैं अब आगे। डेंसिटी है रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम। नंबर ऑफ एटम को हम हमेशा से डिनोट करते आ रहे हैं जेड से, ये जब हम यूनिट सेल पढ़े थे तब भी हमने लिखा था। मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ वन एटम, ये रहा मास ऑफ वन एटम कितना होगा हमारे पास, मोलर मास डिवाइडेड बाय Na। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड में है वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल है हमारे पास क्यूबिक, क्योंकि आगे हमें सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल ही पढ़ना है, और क्यूब का जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए क्यूब। तो हमारे पास डेंसिटी का जो फॉर्मूला आया, वो डेंसिटी का फॉर्मूला आया रो इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई बाय एम एम डिवाइडेड बाय ए क्यू बाय एन ए। अब यहाँ पर हम टर्म्स डिफाइन कर लेते हैं कि किस टर्म को हमने क्या बोला हुआ है। रो क्या है यहाँ पर, रो है डेंसिटी, Z है नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन वन यूनिट सेल। mm को डिनोट किया गया है मोलर मास से, जिस भी एटम ने यूनिट सेल बनाई हुई है उसका मोलर मास। Na हम सभी जानते हैं एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। ए क्या है यहाँ पर, ए है एज लेंथ, एज लेंथ ऑफ क्यूब। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जेई और नीट दोनों में ही यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वही हम अब यहां पर करते हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं डेंसिटी के टॉपिक से। तो क्वेश्चन है हमारे पास, देखो, A metal has a FCC lattice. The edge length of the unit cell is 404 picometer. The density of the metal is 2.72 gram per centimeter cube. The molar mass of the metal. मोलर मास हमें यहाँ पर फाइंड करना है, और एवोगैड्रो नंबर यहाँ पर 6.02 इंटू 10⁻23 लेना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है 2013 में आया हुआ, नीट 2013 का क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे देखो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। ए मेटल हैज ए एफसीसी लैटिस, यहाँ पर इसने बोल दिया। अगर यहाँ पर एफसीसी लैटिस बोल दिया तो एफसीसी लैटिस के लिए z की वैल्यू होती है 4, ये हमें पता है। ठीक है, नेक्स्ट है एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इज 404 पिकोमीटर। तो ए यहाँ पर हमें क्या दिया है, एज लेंथ 404 पिकोमीटर। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है, क्योंकि ये जो यूनिट दी गई है, जैसे देखो यहाँ पर डेंसिटी की यूनिट दी गई है सीजीएस के अंदर, तो हमें इस पिकोमीटर को भी सीजीएस में ही कन्वर्ट करना होगा। और वो कैसे कन्वर्ट करेंगे, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना है उसे 10⁻⁻10 से, तो ये कन्वर्ट हुआ हमारे पास सेंटीमीटर के अंदर। ठीक है, डेंसिटी हमें गिवन है रो इक्वल टू 2.72। ठीक है, तो यूनिट हम एक बार कन्वर्ट कर ही चुके हैं, तो ये हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही से रहने देना है। और मोलर मास हमें यहाँ पर फाइंड करना है। फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है रो इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई बाय मोलर मास डिवाइडेड बाय ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय Na। यहां से जब हम मोलर मास के लिए फॉर्मूला निकालेंगे तो सब क्रॉस मल्टीप्लाई करके आएगा, रो इंटू ए क्यूब इंटू Na डिवाइडेड बाय z। रो है हमारे पास 2.72 इंटू ए क्यूब 404 इंटू 10⁻⁻10, इसका हम करेंगे क्यूब, मल्टीप्लाई बाय Na क्या है हमारे 2 इंटू
10⁻23 डिवाइडेड बाय z की वैल्यू है हमारे पास 4। जब इसे कंप्लीट कैलकुलेट किया जाएगा तो कैलकुलेट करने में जो हमारे पास मोलर मास आएगा वो आएगा 26.99 के, जो अगर ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नियरली है 27 के ग्राम पर मोल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? आंसर इज ए। ठीक है, देखो बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से कोई भी हमारे पास ऐसे अलग से कंसेप्ट नहीं आया है जहाँ से क्वेश्चन को टफ किया गया हो। बिल्कुल फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला हमें याद है, वैल्यूज रखनी है, और नीट का क्वेश्चन हमारे पास 4 मार्क्स हमें यहाँ पर ये दिला देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नीट 2016 से। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या क्या गिवन है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, किस तरीके से किया जाएगा। लिथियम हैज ए बीसीसी स्ट्रक्चर। अब जैसे इसने बोला बीसीसी स्ट्रक्चर है तो बीसीसी से नाम से ही हमें पता लग जाना चाहिए कि z की वैल्यू कितनी है। यहाँ पर z की वैल्यू है टोटल 2। इट्स डेंसिटी, डेंसिटी हमको दी गई है रो इज इक्वल टू 530। यूनिट का बहुत यहाँ पर ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में जो गड़बड़ करवाएगा, क्वेश्चन तो बिल्कुल फॉर्मूला बेस ही आएगा, लेकिन जहां पर मिस्टेक होने के चांसेस है वो यूनिट ही है। अगर हम यूनिट चेंज नहीं करेंगे क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, रो यहाँ पर देखो केजी पर मीटर क्यूब, एम के एस यूनिट है। एटॉमिक मास है यहाँ पर, मोलर मास दिया हुआ है, एटॉमिक मास एमएम से डिनोट कर रहे हैं जिसे हम 6.94। अब इसकी यूनिट देखो ये क्या है हमारे पास? ग्राम पर मोल, जो कि सीजीएस में होती है, ग्राम हम जानते हैं। तो हमें रो को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो रो को कन्वर्ट कर ले या एम को कन्वर्ट कर लो, किसी एक को हमें कन्वर्ट करना होगा। तो हम क्या करते हैं, रो को कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो 530 हमें गिवन है, किलोग्राम को हम कन्वर्ट कर लेते हैं ग्राम के अंदर सीजीएस सिस्टम में। तो ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई किया, और मीटर क्यूब को हम कन्वर्ट कर लेते हैं सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, उसका क्यूब हमने यहाँ पर निकाल दिया, तो 100 का क्यूब हुआ। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहाँ पर बचेगा 10⁻³ और जब 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 530 करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 0.53 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर इनकी यूनिट इक्वल हो चुकी है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है यहाँ पर? कैलकुलेट द एज लेंथ। ये हमें एज लेंथ फाइंड करना है यूनिट सेल के लिए, मतलब हमें यहाँ पर ए फाइंड करना है, ए कितना होगा। फॉर्मूला हम जानते हैं, फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू जेड मल्टीप्लाई बाय एम एम डिवाइडेड बाय ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय एन ए। ठीक है, अब देखो सॉल्व करते हैं इसे आगे। यहां से जब हम ए क्यूब की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा z इंटू एम एम डिवाइडेड बाय रो मल्टीप्लाई बाय एन ए। ठीक है, ए क्यूब इक्वल टू z की वैल्यू है 2, mm की वैल्यू 6.94 डिवाइडेड बाय रो आया हमारे पास 0.53 और na है 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, यहां से ए क्यूब कैलकुलेट करेंगे, ए क्यूब आएगा हमारे पास 43.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24। ठीक है, और ये -24 हमारे पास सीजीएस यूनिट चल रही है, तो ये सेंटीमीटर में ही होगा। यह है ए क्यूब, हमें निकालना है ए। तो जब ए किस तरीके से निकालेंगे? ए में हमें क्यूब रूट निकालना होगा 43.5 का इंटू 10⁻24। ठीक है, जब इसका हम क्यूब रूट निकालेंगे तो ये आएगा हमारे पास 3.52 इंटू 10⁻8 सेंटीमीटर में, जिसे हम बोल सकते हैं 352 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 पॉइंट मैंने देखो इसे राइट साइड में जब इसे स्लाइड किया तो -2 पावर इंक्रीज किया। सेंटीमीटर को जब पिकोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻10 सेंटीमीटर में ही पिकोमीटर होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 352 पिकोमीटर। अब जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि हम विदाउट कैलकुलेटर क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, कैलकुलेटर तो हमें अलाउ नहीं होगा। ठीक है, तो देखो क्यूब रूट किस तरीके से निकाला जा सकता है। ऑप्शंस को एक बार वैल्यू को ढंग से देखो, हमारे पास ऑप्शन बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा पास में ऑप्शन नहीं है। अगर हम अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लें इनकी, तो अप्रोक्सीमेशन से हम ऑप्शन निकाल सकते हैं। आना तो हमारा इन चारों में से ही आंसर है। तो मैं इस स्टेप में जब मैंने क्यूब रूट निकाला यहाँ से, तो मैंने क्यूब रूट एक्चुअल में फाइंड नहीं किया, मैंने सिर्फ ऑप्शन की तरफ देखा। जैसे अगर फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ये होता है हमारे पास 27। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 ये होता है हमारे पास 64।
हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 43 के क्यूब रूट की। 43 कहाँ आता है, 27 एंड 64 के बीच में 43.5 आता है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू होगी ये 3 एंड 5 के बीच की होगी, और 3 एंड 5 के बीच का ऑप्शन ही एक है हमारे पास। कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, डी, 3.52। अगर मेरे पास बाकी चार ऑप्शन भी 3 एंड 4 के बीच के होते तब मैं ये वैल्यू फाइंड करता है, ठीक है। लेकिन हम अप्रोक्सीमेट से सिर्फ आइडिया लगा के हम यहाँ पर ऑप्शन निकाल सकते हैं, तो हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ इसी तरीके से आंसर फाइंड करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, डी, 352 पिकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेडब्ल्यू एडवांस का क्वेश्चन है, 2010 का आया हुआ। देखो, द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट सेल शोज बिलो। यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है और यहाँ पर इसकी पैकिंग एफिशिएंसी पूछी गई है। अब एडवांस में पैकिंग एफिशिएंसी का इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये भी तुम लोग सोच रहे होगे। एडवांस में जब भी क्वेश्चन आता है तो वो सिर्फ छोटी मोटी गलती करवाने के चांसेस हमें देता है, जहां पर हम गलती कर सकते हैं। अब यहाँ पर पैकिंग एफिशिएंसी पूछा गया है, डायग्राम हमें दिया हुआ है। डायग्राम हमें देखने में लग रहा है कि ये एफसीसी का डायग्राम है, क्योंकि चारों कॉर्नर पर एटम है और फेस सेंटर पर भी है। तो हम हो सकता है डायरेक्टली आंसर लगा दें, सी आंसर लगा दें, ठीक है। तो सी आंसर जैसे ही हमने लगाया बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि आंसर यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। और वो थोड़ा सा ट्विस्ट बस इतना सा है कि यहाँ पर जो बोला गया है वो 2 डायमेंशनल स्क्वायर यूनिट बोला गया है, ठीक है। हमने जो पढ़ा था, हमने पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर 3D वाला फेस सेंटर पढ़ा था, एफसीसी, और यहाँ पर क्या है 2D। हमारा जो फॉर्मूला था उसको फॉर्मूला था पैकिंग एफिशिएंसी का, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। जबकि 2D के केस में कभी भी वॉल्यूम तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास आएगा वो पैकिंग एफिशिएंसी किस तरीके से आएगा, यहाँ पर हमें सिर्फ एरिया निकाल सकते हैं। भाई हमें ये निकालना है कि इसके कितने पार्ट में ये एटम है। जैसे ये जहां पर मैं शेड कर रहा हूं, ये जो शेडेड पार्ट है 2D डायग्राम है, तो 2D के अंदर वॉल्यूम तो हो नहीं सकता, सिर्फ एरिया हो सकता है। तो ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर के कितने परसेंट पार्ट के अंदर ये शेडेड पार्ट है जिसमें एटम फिल है। तो क्या होगा हमारे पास, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू एरिया ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया स्क्वायर का, मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज में पूछा गया है तो 100, ठीक है। एरिया ऑफ एटम्स, टोटल कितने एटम दिखाई दे रहे हैं हमें, यहाँ पर टोटल एटम दिखाई दे रहे हैं 2। किस तरीके से, देखो 1/4 ये, 1/4, 1/4 और 1/4, ये 4 एटम 1/4 पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके अंदर। तो 1/4 4 एटम मिलेंगे, प्लस ये 1 पूरा का पूरा इसी के अंदर है। तो ये हम जब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 2। तो z की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहाँ पर 2, मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ एटम्स, वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। अब यहाँ पर जो लेंथ दी गई है वो क्या है हमारे पास l, तो ये हुआ हमारे पास l स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर हमें निकालना है r और l के बीच में रिलेशन। r और l के बीच में रिलेशन किस तरीके से निकाल सकते हैं, देखो यहां से मैं जो लाइन मैच कर रहा हूं ये डायगोनल है, ठीक है। ये लेंथ l, तो यहां से यहां तक भी कितनी हो जाएगी l, तो फेस डायगोनल कितना हो जाएगा हमारे पास √2l। और ये √2l किसके इक्वल होगा, 4r के इक्वल। जैसा हम फेस सेंटर में निकालते थे सेम वही रिलेशन है यहाँ पर, 4r इक्वल टू फेस डायगोनल। तो यहाँ पर जो रिलेशन आया वो क्या आया, l इज इक्वल टू 2√2r। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर, और l की जगह लिखेंगे हम लोग 2√2r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100। बस अब हमें ये सॉल्व करना है। यहाँ पर r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऊपर बचेगा 2 पाई और नीचे आएगा हमारे पास 2√2 का स्क्वायर। तो 2√2 का स्क्वायर हुआ 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आया हमारे पास पाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 100। पाई की वैल्यू रखेंगे डिवाइडेड बाय 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। क्या आंसर आएगा हमारे पास, वहां से कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 70।